नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र ओझा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स में। और दोस्तों, हिंदुस्तान युवाओं का मुल्क है। हिंदुस्तान में 66% युवा आबादी रहती है, जो कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। और पूरी दुनिया हिंदुस्तान को एक उम्मीद की नज़र से देखती है। और हमारे मुल्क में भी कई सारे ऐसे युवा हैं जो कि अपना एक अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उन युवाओं को जो है एक ऐसे साक्षात्कार कराएं उन लोगों से जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में बहुत ऊंचा नाम कमाया है, एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अपनी मेहनत काबिलियत के दम पर उन्होंने एक अलग मुकाम, एक अलग ऑरा हासिल किया हुआ है। दोस्तों, कहते हैं जो लोग पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इतिहास को बदला है। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं एक किसान के बेटे, जिनके पिताजी आज भी गांव में खेती करते हैं, किसानी का काम करते हैं, लेकिन उनके पुत्र हैं, उन्होंने नया मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ द डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल इंफ्रा केमिकल्स, उनके सर्वे सर्वा समाज सेवी, उद्योगपति और एक डायनामिक पर्सनैलिटी श्री संजीव सजवान जी। तो संजीव सजवान जी, आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स में। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त और फ्री में मेरे YouTube चैनल में इंटरव्यू देने के लिए आप तैयार हो गए सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू ले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि हमारे लोग जो भी इस इंटरव्यू को देखें वो आपसे मोटिवेट हो सकें, आपसे प्रेरणा ले सकें। सर नमस्कार, मेरा नाम संजीव सजवान है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है, ग्राम सभा म्याणी, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी बचपन की जो बीता वो सब गांव में बीता, और मेरी जो एजुकेशन हुई है, बेसिक एजुकेशन सारी गांव से हुई है। एक प्राइमरी स्कूल से हुई है, कोई बड़े स्कूल से भी नहीं हुई है। उसके बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर एक सपना था, कुछ करना है मुझे अपने लाइफ में, क्या करना है ये पता नहीं था। तो मैं मुंबई आ गया जॉब करने के लिए। तो जब मैं जॉब करने के लिए मुंबई आया तो फिर मैंने देखा कि आपको अगर अच्छी जॉब करनी तो आपको पढ़ाई भी करनी है जी। तो मैं छोटी मोटी जॉब करता रहा, और जॉब के साथ साथ मैंने फिर पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी जी। तो मैं पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू रखी, मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी है जी। तो फिर पढ़ाई के साथ साथ मैंने फिर जॉब भी करता गया जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आप गांव के एक छोटे से स्कूल से पढ़ने के बाद आप मुंबई की इस माया नगरी में आ गए सर। तो जैसे मुंबई जो है उसे सपनों की नगरी कहा जाता है, कई सारे लोगों के सपने यहाँ पर पूरे होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनके सपने पूरे होते हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में बिजनेस करने का आइडिया कैसे आया? जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब के साथ साथ में काफ़ी सारे चैलेंजिंग जॉब रहते हैं। आपको पता है कि अगर बॉस है, बॉस ऊपर रहते हैं। तो मैं एक बार मैं कभी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं बिजनेस करूँगा। मैं जॉब कर रहा था, और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी में मैंने सोचा कि यहीं पे मैंने जॉब करनी, कहीं दूसरी जगह चेंज भी नहीं करने। उसी कंपनी को मैंने अपनी कंपनी बना दी थी। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है उस कंपनी में, बहुत सारा काम मैंने वहाँ पे रात दिन लगा रहा वहाँ पे काम करने के लिए। फिर एक दिन ऐसा है कि कहीं पे एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे भेजा। मैं वहाँ पे गया, और आप यकीन नहीं करोगे 3 दिन की ऑफिस में यहाँ पे छुट्टी थी, और मैं साइट पे 3 दिन तक था। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा था, खुद अकेले लेबर का काम भी कर रहा था, सारी चीज़ मैंने अकेले की है वहाँ पे जी जी। तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था, कंपनी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मेरे जो पर्सनल जो मेरे सेविंग के थे उससे लेके मैंने कुछ मटेरियल खरीदना था, उस मटेरियल से मैंने वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया। 3 दिन बाद
जब मैंने ऑफिस में फ़ोन किया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और ऐसे से मेरे पास पैसा नहीं है और मैंने पैसे से एक शक्कर होता है वो सोडियम ग्लूकोनेट को रिप्लेस करता है, तो अच्छा। शक्कर मैंने खरीदा था, 2-4 किलो तो था नहीं वो, जी जी। तो मैंने काफ़ी 100-200 किलो शक्कर खरीद के प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया था, बहुत सारा मटेरियल था। फिर जब ये बात हुई तो फिर जो एमडी सर थे, तो एमडी सर ने क्या किया कि ये ऐसे कैसे हो गया है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, इतने पैसे, और हार्डली इतने भी कोई ज़्यादा पैसा है, कुछ 10-15 हज़ार ज़्यादा नहीं थे। तो उन्होंने फिर अपने जो क्वालिटी हेड हमारे थे उनसे भी डिस्कस किया, फिर और लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, संजीव ने ऐसे कैसे कर दिया। तो एक बात उस पर आ गई कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज और लोग मेरे से पहले गए थे, उनसे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई थी, उन्होंने जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो फिर मैं जब करता तो कहीं ना कहीं पे जब आप जॉब करते हो तो फिर वो हर किसी के मन में रहता ही है। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि कुछ नहीं किया है तुमने, ऐसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम था नहीं, तुम चोरी करते हो। अच्छा। ये वर्ड सुन के मैंने सोचा कि आज के बाद कभी जिंदगी में भी नौकरी नहीं करूंगा। मैंने उस दिन ठान दी थी, आइडिया भी नहीं था कुछ, लेकिन उस दिन मैंने ठान दी कि मैं अभी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। कैसे करना ये पता नहीं था मुझे, उस दिन मैंने ठान ली, आइडिया भी उसी दिन आया और ठान भी लिया कि मुझे बिजनेस करना है। जी सर, तो जो आपके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था और जो बिजनेस स्टार्ट करने का, तो यही था कि कहीं ना कहीं जो है आपके दिल को चोट पहुंचाई गई थी, है ना, और जिसकी वजह से आपके जीवन में एक नया बदलाव आया और पहाड़ी लोग ईमानदार होते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस मुकाम पर यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका एक अलग ऑरा है, एक अलग रुतबा आपने हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वही एक दो लाइनें थी जिसने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो क्या आज भी आप उनको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे उन एमडी को? नहीं, जरूर, मैं आज भी धन्यवाद करता हूँ एमडी सर का कि वो वर्ड उन्होंने बोला है और कहीं ना कहीं उसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो धन्यवाद। तो कोई होते ना आपके लाइफ में अगर कोई बोल देते कुछ गलत, उस टाइम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, बट एक चीज है जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है, प्रैक्टिकल है, कि अगर आपके साथ अभी कुछ गलत हो रहा है तो कुछ अच्छी चीज आपका इंतजार कर रही है। तो मेरे लिए तो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन एक अच्छी चीज मेरा इंतजार कर रही थी वहाँ पे। तो मैं हमारे देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि कई बार कैसे होता है हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आते हैं, कई लोग जो होते हैं हमें सुना के चले जाते हैं, जबकि हमारा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देता है। तो ये कुछ चीज़ें टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में जानबूझकर होती है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें करवाता है और वो हमारे अंदर हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन करने का वक्त होता है। तो आप जो इस बात को जरूर ध्यान पर रखिएगा। तो सर जैसा आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस में जाना है, आपको उसका आइडिया नहीं था, तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले क्या क्या चीजें की ताकि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो सके और बिजनेस को आगे बढ़ा सके? मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीका। मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और मौज में रहना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने बिजनेस के लिए जो मेरी जो तैयारियां थी, तो सबसे पहले मैं उस पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर हमने काम किया है। स्कोप, कंपटीशन से फंड मैनेजमेंट, मैन पावर, लॉजिस्टिक एंड क्वालिटी, इन सब के ऊपर काम करना था। तो ये सारे चैलेंजेस थे उस टाइम पे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस चीज़ का सर? हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो हम प्रोडक्ट हमारे जो है उस पर हम लोग R&D इसके लिए करते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी बनानी पड़ती है। हमारा कंस्ट्रक्शन केमिकल है। जी, पहले सर बताया नहीं हमने ये चीज़ें, अभी मैं बताता हूँ। इसी में हम कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाते हैं जो कंक्रीट में यूज होता है। अच्छा। कंक्रीट को जो स्ट्रेंथ जो देती है प्रोडक्ट, वाटर रिडक्शन का काम करती है, तो उस पर R&D ये करनी पड़ती है हमें कि ऐसा हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें जो वाटर रिडक्शन करे, और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हम डालें जो वर्केबिलिटी बढ़ाए। तो उसके लिए हमें R&D करनी पड़ती है कि कौन सा प्रोडक्ट हम कितने % तक रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉस्ट वाइज भी हमें करना है, उसमें कॉस्ट पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कॉस्ट में भी हमें बचाना है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमें R&D करनी पड़ती है। उसमें रॉ मटेरियल्स जो हमारे हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर उन्हें लेके फिर उस पर रिसर्च करके फिर एक फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। जी। तो मैं उन सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
उसके पहले उस बिजनेस के बारे में पूरी तरह से स्टडी कर लें, उसका रिसर्च कर लें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा, जैसे सर ने बताया कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है ना, कैसे बनता है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है, वो चीज़ें आप अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आपको जो है ना आगे बढ़कर कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप निश्चिंत हो जाए कि मेरी स्टडी, मेरा R&D पूरी तरह से 100% परफेक्ट है, उसके बाद आप जो है आगे बढ़िए। तो सर जैसे आपने तो R&D कर ली, तो उसके बाद सर मतलब आपने कुछ सोचा होगा कि इसमें स्कोप कैसा है, सेकंड स्टेप जो स्कोप, तो जो फील्ड में आप उतरे केमिकल के फील्ड में, तो उसका स्कोप कैसा है सर? स्कोप के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी हमारा जो हिंदुस्तान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ रहा है जी, बहुत सारे काम आपने देखा होगा कि आज से 5 साल पहले जहाँ पे कुछ नहीं था, आज वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई है। जब हम उत्तराखंड से, देहरादून से जब मुंबई आते थे तो ट्रेन से जब हम लोग आते तो ट्रेन से हमें 48 घंटे 50 घंटे ऐसे लग जाते थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि आप मुंबई से लेके उत्तराखंड तक 14 घंटे में बाय रोड जा सकते हो। तो ये सारी चीजें भी स्टडी करनी पड़ती है कि स्कोप में आगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पढ़ा, देखा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो मैंने ये मान लिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चल सकता है, इसका फिर आगे है, फ्यूचर है इस फील्ड में। जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो केमिकल्स बनाते हैं उसका यूज कहाँ पे होता है? उसका यूज जैसे मैंने बताया कि जो RMC होते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट बनता है। जब रेडी मिक्स कंक्रीट में हमारा प्रोडक्ट यूज होता है, एक तो बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक तो सुपर प्लास्टिसाइजर है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है, ग्राउट्स है, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑल टाइप जितने भी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जो बेसिकली जो मेन हमारा प्रोडक्ट है वो है एडमिक्सर, सुपर प्लास्टिसाइजर, जो कंक्रीट में यूज होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल रोड बन रही है, रोड आजकल डामर की नहीं बन रही है, आजकल कंक्रीट की पूरी रोडें बन रही है। सीमेंटेड के जो पैचेस बनाते हैं वो, हाँ, तो वो पूरे मतलब उसमें बिना केमिकल के वो कंक्रीट नहीं बन सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर रोड का काम यहाँ पे हो रहा है और RMC आपकी आ रही है यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर से, तो जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं विदाउट केमिकल, तो आपने देखा होगा कि वो 10 से 15 मिनट में सूख जाता है। लेकिन केमिकल डालने के बाद जो है कंक्रीट को जो है 2.5 से 3 घंटे तक उसे रिटेन करके रखता है। अच्छा, तो उसके लिए मैन यूज किया जाता है एडमिक्सर। तो मैन यही है उसका। जी, तो मींस सड़क बनाने के काम में और बिल्डिंग बनाने के भी काम में अभी बिल्डिंग में तो अगर आप देख रहे थे 30 फ्लोर 40 फ्लोर की ऐसे बिल्डिंगें बन रही है, उसमें अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ लाने के लिए हमारा मटेरियल उसमें यूज होता है। वो इसके लिए यूज होता है कि कंक्रीट के अंदर कम से कम पानी जाए, और जितना कम पानी कंक्रीट के अंदर जाएगा उतनी मजबूताई ज्यादा बढ़ेगी। तो बिल्डिंगों में तो वो यूज होता ही होता है, बिल्डिंग में होता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट में होता है, रोड प्रोजेक्ट में होता है। तो बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट है कंक्रीट के साथ एडमिक्सर यूज करना ही करना है। तो ये जब पता था तो ये सारी चीजें मैंने ठान ली कि ये बहुत यूज होने वाला है। कंपटीशन भी होगा लेकिन स्कोप भी है। हाँ, तो दोस्तों हम आपको इस जवाब के बारे में बताना चाहते हैं कि आपको स्कोप भी पता करना है कि आगे जब हम बढ़ेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, उसी हिसाब से आप अपने प्लान को आगे बढ़ाइए। तो सर जैसे स्कोप के बाद हो गया, अब आप तो नए थे, मार्केट में कंपटीशन भी काफ़ी टफ था, तो किस तरीके से आपने प्राइस, ऑब्वियसली अगर उनके साथ आपकी कंपेयर करेंगे तो हो सकता है प्राइस डिफरेंस भी एक मैटर करे और एक पर्सनल रिलेशन भी, क्योंकि आप नए हैं और किसी भी जो बड़े बिजनेसमैन को अगर केमिकल यूज करना है तो अपने रेगुलर बंदे का छोड़ के वो आप नई कंपनी का और आपका क्यों यूज करेंगे सर? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको क्लाइंट के पास मार्केटिंग के लिए जाना है। हमने काफ़ी उस पर मार्केटिंग पे पहले हमने काम किया है। उसके बाद हमने ज़्यादा जो हमने फोकस किया, जो R&D मैंने पहले भी बोला था कि उसमें हमने R&D में हमने बहुत काम किया। हमने अपने प्रोडक्ट को एक इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया कि हम सामने अपना सैंपल लेके जा रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट एक बार ट्रायल आप कर लो। फिर काफ़ी सारे ऐसे हमने जब ट्रायल किए, फिर ट्रायल करने के बाद फिर उन्होंने जब चेक किया कि हाँ काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कंपटीशन में थी उस टाइम पे, तो अभी भी है। अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, बट उस टाइम पे भी था ही।
तो फिर उस टाइम पे हमने ट्रायल करने के बाद फिर क्लाइंट को कन्विंस किया है। फिर कहीं ना कहीं ये है कि फिर क्लाइंट का कहना है कि हमारा हम तो ले रहे हैं, अगर हम कुछ प्रोडक्ट अभी अगर 50 रुपए में ले रहे हैं तो हम आपसे क्यों ले, हमारा क्या बेनिफिट है। सही बात है। अगर हम वहाँ बोलेंगे कि हम क्वालिटी दे रहे हैं तो वो बोलते क्वालिटी तो हमें भी मिल रही है, इसके लिए हमारा चल रहा है। जी तो क्वालिटी के साथ साथ फिर रेट भी कम करना पड़ा। जी जी बोलते ना कि सर्विस और चीप रेट, जी। ये दो चीजें मैंने उस टाइम पे ठान ली थी कि ये दो चीजें हमें करनी है। जी। तो उसके लिए हमने बहुत R&D की, जिससे हमारी कॉस्ट कम हुई है। जी। तो फिर हम मार्केट में कंपटीशन भी कर पाए उस हिसाब से, और अच्छा भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। ग्रोथ तो कर ही रहे हैं। तो मैं हमारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जब भी आप कोई बिजनेस का आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपटीशन में कौन कौन से मार्केट में कौन कौन से प्लेयर हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो भी ज़रूर अपने ध्यान में रखिए। तो सर हमने इन सब चीज़ों की बात की, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो होता है फंड। सर तो आपने फंड कैसे मैनेज किया, क्योंकि जैसा आपने पहले बताया कि आप किसान के बेटे थे, तो ऑब्वियसली अब किसान के बेटे हैं तो आपने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, चाहे वो काम करना हो या फिर फाइनेंशियली हो। तो उसके बारे में कि कैसे हमारे देश का युवा बिजनेस करना चाहता है तो फंड का अरेंजमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको कैसे मैनेज करते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने फंड के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने इसके लिए नहीं सोचा, अगर मैं फंड के बारे में सोचता तो मैं पीछे हो जाता। मैंने जस्ट स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, कहाँ से फंड आएगा कैसे आएगा मुझे भी नहीं पता था। मेरी एक सिस्टर है, कजिन सिस्टर है नीलम कुमार, वो मेरे साथ यहाँ पे मुंबई में उस टाइम पे थी। वो अपना MBA निफ्ट कॉलेज कलकत्ता से फाइनल करके आई, उनका प्लेसमेंट हुआ था मुंबई में, हम लोग साथ में ही थे। तो सिस्टर ने बोला कि भाई चलो स्टार्ट कर लो मेरे साथ। तो केस तो हो ही चुका था, चोर तो बोल ही दिया था, तो फिर मुझे बिजनेस करना ही करना था। जॉब मुझे कहीं करनी नहीं थी, नौकरी मुझे करनी नहीं थी। तो फिर सिस्टर ने बोला कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मिलके साथ में करते हैं। फिर फंड का फिर थोड़ा बहुत मेरे पास जो पैसा था वो भी था ही, पर उस टाइम पे फिर जो मेरे जो अंकल है, जो सिस्टर है, उनके पापा मेरे अंकल, हमने उनके सामने ये बात रखी पहले। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, थोड़ा फैमिली से यही एक सपोर्ट चाहिए रहता है। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्यों चाहिए, क्या कर रहे हो, और फिर डर तो उनको भी था कि बच्चे हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट उन्होंने बिना कुछ देखे कुछ पैसे हमें दे दिए। उन पैसों से हमने कंपनी, वो पैसे सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन और आपका करंट अकाउंट खोलने में, उस पे वो पैसे से हमारा काम हो गया। उसके बाद फिर रॉ मटेरियल के लिए हमने पैसे का कहीं से अरेंजमेंट, उनसे बात करके, वेंडर से बात करके कि हमें थोड़ा सा जो है क्रेडिट पे रॉ मटेरियल दो, क्योंकि जो आगे हमने सप्लाई करना वो भी क्रेडिट पे ही था। तो भी एक कंपटीशन है मार्केट में कि आपको क्रेडिट भी देना है। बरोबर। तो रॉ मटेरियल लेके और फिर बना के हम जब सामने दे, वो पैसा फिर जब आता गया, रोटेट होता गया। तो मैंने एक्चुअली जेब से, बैंक से आज तक मैंने बिजनेस के लिए 1 रुपया लोन नहीं लिया है। तो वही पैसे को मैं रोटेट करता गया और उसी पैसे से जो है मैंने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। तो जो भी पैसा है वो सब बिजनेस से ही है, जेब से कोई पैसा नहीं है, किसी से कर्जा लेके कोई पैसा नहीं लगाया है। तो आप जब सोचोगे कि मुझे बिजनेस करना है तो आप पैसे के बारे में मत सोचो, पैसे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है आज के डेट पे, हम लोग सोच रहे हैं कि पैसा पैसा पैसा, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ बिजनेस करने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। आप करो कि हम कर सकते हैं। आप एक चीज सोचो कि हाँ हम बिजनेस कर सकते हैं, आइडिया लाओ, आइडिया मार्केट में लाओ, फिर बाकी पैसा तो बैंक देने के लिए बैठी है। बहुत सारी गवर्नमेंट की तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो सब्सिडी पे है, बैंक पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सब चीज हो जाता है। आप जस्ट आइडिया लाओ और आगे बढ़ जाओ। आइडिया लाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही संजीव सजवान जी ने, जो कि डायरेक्टर हैं इंपीरियल इंफ्रा केमिकल से। उन्होंने कहा कि बिना लोन के अगर हो सकता है तो आप बिजनेस स्टार्ट करिए, क्योंकि सर उसमें जब आप लोन लेते हो तो डबल प्रेशर आता है, एक बिजनेस बढ़ाने का और EMI जो है, जो किस्त है उसको चुकता करने का। तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, जो फंड का जो लोन रहता है वो भी बैक ऑफ द माइंड रहता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जितना हो सके बिजनेस का पैसा बिजनेस पे लगाओ जी, पहले वहां से कमाओ, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालो, उसको बिजनेस पे ही लगाओ, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट मत करो।
हमने कुछ बहुत टाइम तक ऐसे पैदल गए, ऑटो रिक्शा गाड़ियों से ही गए, कोई गाड़ी नहीं खरीदी, कोई घर नहीं खरीदा, जो भी है। अब जैसे मुंबई में आपको पता है बड़ा पाव खा के हम लोग रहे हैं, बट पैसे को हमने सेव रखा, उसी पैसे को हमने बिजनेस में लगाया है। जी जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सर फंड का हो गया, अब उसके बाद मैन पावर जैसा आपने कहा था, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मैन पावर में अगर आप जाएंगे तो मैन पावर तो पहले आपको एम्प्लॉय रखने होते हैं जी, आप मार्केटिंग के लिए आपको एम्प्लॉय रखना होता है, जी, आपको फिर लेबर जो फैक्ट्री में जो काम करेंगे, मटेरियल जो बनाएंगे, वो सारी चीज़ें उन सबको लेना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था जी, और हम लोग नया स्टार्टअप था, तो मार्केटिंग के लिए हमने इंटरव्यू भी लिए कई सारे लोगों के। तो नई कंपनी करके कोई ज्वाइन करने के लिए रेडी ना था कि ये कंपनी आगे बढ़ के चलेगी कि नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं उनको भी पता था कंपटीशन बहुत है मार्केट में और नई कंपनी आ रही है और जा रही है, तो मार्केटिंग में कोई ज्वाइन करने के लिए उस टाइम पे ऐसा कोई बंदा मिला नहीं हमें, कोई ऐसे भी। तो खुद ही हमने किया है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई आप मार्केटिंग करो, आप ऑर्डर लेके आओ, सब कुछ हो जाएगा, हम आगे जाके देखेंगे, बाकी मैं संभालती हूँ। रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उनसे हमें क्रेडिट चाहिए मैं बात कर लेती हूँ। तो ऑफिस का उन्होंने संभाल लिया, मैं मार्केट में हुआ। जब फिर बोल सकते हैं कि हम दो ही लोग उस टाइम पे थे, तो हमने स्टार्ट किया है खुद। दिन में हम ऑर्डर लाते थे, फिर जब ऑर्डर आता तो खुद फिर मैं मटेरियल बनाता था फैक्ट्री में, खुद मटेरियल बनाता था। एक दो दोस्त लोग जो मेरे थे, उन दोस्त लोगों को साथ में लेके, तो फ्री में वो दोस्त लोग आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो हम लोग मटेरियल बनाते थे, खुद बनाते थे, और फिर डिलीवरी भी खुद ही कर देते थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने जो बात कही डिलीवरी के टाइम पे, ये इनका आत्मविश्वास था। कहते हैं जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। एक बार कदम आगे बढ़ा लिए, कॉन्फिडेंट हो गए, तो उसके बाद जो है जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। तो सर मैन पावर के बाद जैसे लॉजिस्टिक, जैसे आपने कहा कि सप्लाई करते थे, तो लॉजिस्टिक में भी तो पैसा लगता है। लॉजिस्टिक में पैसा लगता है, जब ऑर्डर आपके आ गए, आपने मटेरियल बना दिया, फिर आपको सप्लाई करना है, आपको टाइम से डिलीवरी देना है साइड पे। तो फिर ये होता था कि बड़े मुश्किल से ऑर्डर आ गए, फिर हमने बना भी लिया। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा था कि मेरे एक ट्रांसपोर्ट वाले से मैंने बात की है स्टार्टिंग में। तो मैंने उनसे बात की कि अभी हमारा नया है और इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम आपको कंटिन्यू पैसा दे सकें, तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इसमें भी। जब ट्रांसपोर्ट वाले से बात की तो फिर एक दो तो उन्होंने डिलीवरी दी है, फिर बाद में उन्होंने क्रेडिट दे दिया था मुझे। तो क्रेडिट में उनकी गाड़ी, और आज तक उनकी गाड़ी मेरे पास है। उस टाइम उनकी एक गाड़ी थी कंटिन्यू साथ में, उन्होंने भी देखो ट्रस्ट उस टाइम पे दिखाया है कि पैसे तो दे ही देंगे। आज उनके पास 4 ट्रक है, एक ट्रक से वहाँ से, तो उनको भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिर्फ उनकी गाड़ी लगाता हूँ ट्रांसपोर्टेशन में। तो दोस्तों जैसा आपने सुना कि जिन लोगों ने हमारी मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे जैसे संजू सर ने कहा कि आज भी इन ट्रांसपोर्टेशन की जब भी बात आती है, तो संजू सर जो है, जो पहली बार जो उनके साथ खड़े थे, उन्हीं को जो है आज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉल करते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी जब कोई कस्टमर उसको यूज करता है, तो उसकी क्वालिटी को जो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो आपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया सर? क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने हमेशा 4 टी पे काम किया है। अच्छा, 4 Ts। टेक्नोलॉजी, टीम, टाइमली डिलीवरी, ट्रस्ट। तो इस पे मैंने काफ़ी काम किया है। और जब हम मटेरियल सप्लाई करते थे, जब साइड पे चला गया उसका फीडबैक लेते थे, मटेरियल कैसा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है मटेरियल में। तो हमने वो चीज़ें मेंटेन रखी कि आप कभी अपनी क्वालिटी ख़राब मत करो। बराबर, मैंने पहले भी देखा है, कई सारी जगह देखते हैं कि आरएमसी में उस टाइम पे प्रोजेक्ट में ये होता था कि यार सब लोग जो है केमिकल वाले आते हैं, एक लॉट अच्छा देते, फिर अगले लॉट में वो गड़बड़ कर देते। तो वो कहीं ना कहीं मुझे पता था, प्रैक्टिकली नॉलेज था, तो मैंने ठान लिया था मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। एक बार जब हमारा फॉर्मुलेशन हो गया है, अब जब R&D करते हैं तो बहुत मेहनत के बाद आप एक फॉर्मुलेशन निकालते हो।
फिर उस पे भी आप अगर गड़बड़ कर रहे होगे तो फिर प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, आपकी R&D भी खराब हो जाएगी। तो मैंने कभी ये नहीं किया है, मैंने हमेशा जो है एक बार फॉर्मुलेशन जो सेट हो गया था उसके हिसाब से ही मटेरियल बनाना भेजा है साइड पे, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसके वजह से। और वही ये मेरा एक प्लस पॉइंट रहा है कि क्वालिटी के वजह से हम मार्केट में टिके रहे और आज तक अभी फिलहाल टिके ही हैं। बिल्कुल सर, मीन्स यू ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी। तो मैं उन सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें, जो भी प्रोडक्ट बनाएं या जो भी चीज़ करें, क्वालिटी एक नंबर की होनी चाहिए। यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। तो सर जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करने के पहले कहाँ से आपको पता चलता है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में आई है? टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो फिर नए नए जो है, जैसे यही एडमिक्सर में हमारे पहले आता था मेलामाइन बेस एडमिक्सर बनता था, फिर टेक्नोलॉजी थोड़ा सा और एडवांस हुई तो फिर सोडियम लिग्नोसल्फेट बेस आया, उसके बाद फिर सल्फोनेट नैप्थेलिन फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला अभी जो रिसेंटली जो अभी है वो पीसीई है, पॉलीकार्बोनिक ईथर बेस है, या हाई वाटर रिडक्शन वाला प्रोडक्ट है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, R&D के जैसे हम R&D करते रहते हैं। जैसे आपने पहले देखा कि रिवर्स एंड होता था, तो रिवर्स एंड में जो है कोई सा भी मटेरियल काम कर सकता था, लेकिन आज के डेट में रिवर्स एंड ये क्रश एंड है, बाहर से खोदा हुआ, मतलब जन्मों जन्मों का प्यासा हो गया है एक हिसाब से रॉ मटेरियल। तो उसमें फिर हाई वाटर रिडक्शन के लिए हमें टेक्नोलॉजी में काम करना है, तो फिर पॉलीकार्बोनिक ईथर एक ऐसा बेस आया जो हाई वाटर रिडक्शन का काम कर सकता था। तो टेक्नोलॉजी में ये R&D करते रहो, R&D के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती है। तो सर आपके कहने का मतलब है कि अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हो तो आप जो है आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे मार्केट के हिसाब से फिर उस हिसाब से आपको एक कदम आगे चलना है कि R&D, उसका ही नाम R&D है कि आगे क्या आने वाला है, उसके ऊपर हमने क्या काम करना है। जी। तो सर आपने कहा था सेकेंड टीम के बारे में कहा था सर। टीम मुझे हमेशा जो मेरे साथ टीम रही है, जो लोग स्टार्ट से मेरे साथ जुड़े हो, मुझे बहुत अच्छे मिले। कोई भी आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है कि जिसने जो है कभी धोखा दिया है, और मेरी फैमिली की तरह है सारे। तो टीम ने सबसे बड़ा सपोर्ट होता है टीम का। अगर आपकी टीम अच्छी है, टीम आपको सपोर्ट करती है, आप तभी आगे बढ़ सकते हो। तो मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि जितने भी लोग मुझे मिले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे किया है। कई सारे लोग ऐसे थे कि अगर 3 महीने तक सैलरी नहीं दी तो भी नहीं बोला है। मेरे साथ एक CA है जो स्टार्टिंग से कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई तब से लेके आज तक मेरे साथ है। तो तब से वो मेरे साथ है, उनको सारी चीज़ें पता भी है, तो तब भी उन्होंने सामने से कभी किसी चीज़ का ये रखा नहीं है। दूसरा, सैलरी बढ़ाने के लिए भी आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि सैलरी कितनी बढ़ा। जितने हमें लगती है कंपनी ग्रोथ कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से वो करते हैं। तो टीम काफ़ी अच्छी मुझे मिली है, मेरी फैमिली जैसे ये सारे सबके सब तो अच्छे हैं, सब फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो, जहाँ पे भी है, देहरादून ब्रांच में हो, तो ये काफ़ी अच्छे मुझे मिले हैं। इसके लिए मैं बहुत अच्छी कुछ नसीब समझता हूँ खुद को एक्चुअली टीम का। तो सर जैसा कि सर ने बताया कि आपके पास जो है ना एक भरोसे वाली टीम होनी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए, उसमें डेडिकेशन होना चाहिए ताकि वो जो काम करे उसमें परफेक्ट कर सके। सर एक पूछना था आपसे, आप ये केमिकल तो बनाते ही हैं, आपने ऐसा दूसरा कौन सा केमिकल बनाया जिससे आप इंसानों को जोड़े रखा है अभी तक? पहला ट्रांसपोर्ट का लॉजिस्टिक वाला वो अभी तक आपके साथ काम कर रहा है, पहला CA अभी तक आपके साथ काम कर रहा है, वही एम्प्लॉय आपके साथ अभी काम कर रहे हैं, इवन तो 3-4 महीने सैलरी नहीं मिलने के बाद भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा केमिकल है सर? ये केमिकल नहीं है, ये मेरा ट्रस्ट है। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि प्रैक्टिकली हमने किया, हमने झेला है, तो किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो हमने सीखा है पहले से, तो वही चीज़ मैंने अप्लाई की है और मैं उसी हिसाब से सबके साथ रहता हूँ। सबका ट्रस्ट है, उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर है, मेरा ट्रस्ट उनके ऊपर है, और अगर ट्रस्ट है तो कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सर बहुत बड़ी बात कही। मैं हमारे देश के युवाओं को क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करते हो तो ट्रस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में,
बढ़ाने में और बहुत आगे बढ़ाने में। तो सर ट्रस्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपने फोर्थ भी कहा था कि टाइमली डिलीवरी। तो उसको सर कई बार ऐसे होता है कि ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाती है या ज़्यादा बारिश हो गई या कुछ ऐसे हो गया, तो आप टाइमली डिलीवरी पर कैसे फोकस करते हैं? टाइमली डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आपने मटेरियल बना दिया, सब चीज़ कर दिया है, जी। अगर आप टाइम से सर्विस नहीं दोगे तो फिर सामने वाले का काम रुक जाता है। वो मुझे अच्छे से पता है, तो उसके लिए हम पहले ही तैयार रहते हैं। जी जी। मुझे पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि साइडों में जा के हम लोग देखते हैं कि हमारा केमिकल कितना बचा हुआ है। हमें पता है कि अभी 3 दिन बाद इनके ऑर्डर आने वाले हैं, तो हम पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हम टाइम से ही डिलीवरी कर देते हैं। मैं अगर आज कोई अभी कोई ऑर्डर देता है, बोलते हैं कि शाम को मुझे मटेरियल चाहिए, कई बार ऐसा हुआ कि उसी दिन मुझे पीओ मिला, उसी दिन हमने मटेरियल सप्लाई किया है। तो इसमें इसको हमने रखा एक अपना कि हम टाइम से क्वालिटी और टाइम से डिलीवरी उसको मेंटेन रखना ही रखना है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो सर थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अगर आप जहाँ पर डिलीवरी देते हैं वहाँ पर उनकी इन्वेंटरी जरूर चेक करें कि उनके पास कितने दिन का स्टॉक है और कितने दिन में उनको स्टॉक लगने वाला है ना सर। बहुत अच्छी अच्छी बात है आपने कही। तो सर मैं जब आपके साथ गाड़ी में आया और उसके बाद जब मैं ऑफिस में गया, आपके दूसरे वाले केबिन में बैठा और यहाँ केबिन में बैठा, तो मैंने एक चीज कॉमन पाई सर, और वो है ये जैगुआर। तो मैं सोच रहा था आपसे पूछूं तो मैंने कहा कि कभी जब मौका मिलता है तो तभी पूछते हैं। मेरे जो करीबी हैं, जितने लोग मुझे जानते होंगे, मेरे यार दोस्त फैमिली, उनको पता है कि जैगुआर का क्रेज मेरे लिए कितना है। ये वाले जैगुआर नहीं, अच्छा, मेरा जो ड्रीम कार है जैगुआर का तो वो कार के वजह से जो है मैं पूरी जगह से जैगुआर रखता हूँ। मेरा जब मन करता है कि मैं जैगुआर गाड़ी का, जब बहुत ज़्यादा कभी ऐसा होता है तो मैं शॉप पे जाता हूँ, जैगुआर खरीद के ले आता हूँ। तो मैं जैगुआर घर पे भी है, गाड़ी पे भी है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आती है कि द सीक्रेट में ये बात लिखी हुई है कि जिस चीज़ को आप चाहते हो और दिल से अगर उसे मान लिया और आपको चाहिए, तो वो चीज़ आपकी नज़रों के सामने 24 घंटे होनी चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो फिर इसके लिए जो है मैं 24 घंटे अपने आसपास रखता हूँ जी। तो देखते हैं आगे। तो सर एक चीज पूछना चाहते हैं, ये आपने जैगुआर ही रखा है ना? हाँ। कहीं और कुछ और तो नहीं रखा है? नहीं, ऐसा कुछ रहेगा मैं बहन को बता दूंगा, कोई और रहेगी तो जैगुआर ही रखा है। तो देखिए दोस्तों, इनका एक सपना है, एक ड्रीम है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई टॉयलेट में लिखता है, कोई अपने ड्राइंग रूम में लिखा रहता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। तो संजीव सर का एक सपना वो क्लियर है कि मुझे जैगुआर खरीदनी है, इसीलिए अपने आजू बाजू ऐसा माहौल बना के रखते हैं और यही माहौल है जो उनको आगे ये जैगुआर खरीदने में मदद करेगा। और मैं तब भी आपका इंटरव्यू लूँगा सर। तो सर मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इतना बड़ा आपका साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में, आपका केमिकल सप्लाई होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दबाव आता है, पेमेंट का दबाव, डिलीवरी का दबाव, सब चीज़ें दबाव, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कभी कभी, तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपने आप को डाइवर्ट करता हूँ गेम में। अच्छा। मैं रनिंग भी करता हूँ, कभी फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैंने गेम कभी छोड़े नहीं है। उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा हट जाता है काम से, तो कॉन्सेंट्रेट होता है वो। फिर वापस से जब आप खेल के जाओगे, कुछ भी गेम आप खेल के जाओ, आप फ्रेश होके जाओगे, तो आप शांति से वो चीज़ें फिर काम पे लग जाओगे। तो फिर कहीं ना कहीं गेम का बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहता है। जी। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता ही है उस चीज़ का गेम का। फिर मैं यहाँ भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर यहाँ से भी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पूरे बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई लम्हे ऐसे आते हैं जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस वक्त भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये स्ट्रेस कैसे रिलीज होने वाला है, और आपको वही एक्टिविटीज़ करनी है। जैसा सर ने कहा कि सर जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं। उसके बाद मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार ये ट्रॉफी को दिखाया जाए। ये लगभग 4-5 फुट की ये ट्रॉफियाँ हैं, आप देखेंगे। और सर मैं आपके घर पे गया था, इससे कम से कम मेरे साथ 10-12 ट्रॉफी ऐसी घर पे और भी पड़ी हुई हैं, गोडाउन ही आपने बना रखा है।
तो सर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करती है किस तरह से दबाव से बाहर निकलना है और कैसे उस दबाव से हटकर कैसे रिजल्ट को जो है प्रोड्यूस करना है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने सर। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे उन युवाओं से कि जब भी आपको ऐसे कुछ लम्हे आपकी ज़िंदगी में आते हैं उसको आने के पहले ही आप ये चीज़ कर लें ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर अपने काम को बढ़ा सकें। और फिर एक चीज और भी है, आप जब जीत के आते हो कोई भी गेम में है, आप वहां से जीत के आते हो तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, चाहे वो काम के लिए है या किसी चीज के लिए भी है। तो फिर और हिम्मत मिलती है हमें कि हम जीत रहे, चलो और आगे बढ़ना है और जीतना है। तो इसके लिए गेम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही सर ने कहा कि जैसे जैसे जीत कर ट्रॉफियां वो लाते हैं वो उसका जो आत्मविश्वास होता है, क्योंकि ट्रॉफी ये आसानी से नहीं मिलती है सर। हर एक चीज उसमें उस गेम में भी हर एक चीज यही चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है और जब ये रिजल्ट प्रोड्यूस होता है और इस रिजल्ट की जो पॉजिटिविटी होती है, जो एनर्जी होती है, उसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं उसी को और इसीलिए आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसलिए मैं ट्रॉफी भी अपने चारों तरफ रखता हूँ, घर पे भी काफी सारे, ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर घर वाले बोलते हैं इसे लेके जाओ ऑफिस में रख लो, बड़ी बड़ी ऑफिस में रख लो। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मोटिवेशनल बातें बताई, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। तो सर जब हम कामयाब हो जाते हैं तो उस वक्त हम जो थे बहुत सारे लोगों को याद करते हैं जिन लोगों का योगदान रहा है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं सर? मुझे बोलते हैं कि हर एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरे साथ तो एक मेरी बहन थी, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जो मेरी पार्टनर भी है। अच्छा। पार्टनर भी है वो, अरे वाह। हमने साथ में उस टाइम स्टार्ट किया था। अभी तो देहरादून में है, यहाँ पे नहीं रह रहे। और दूसरा मेरी वाइफ, तो मेरी वाइफ ने मेरा साथ उस टाइम दिया है जब मैं कुछ भी नहीं था। जैसे एक जॉब कर रहा था, फिर उस टाइम फिर जब रिश्ता हो गया था उसके साथ तो उसने एक्सेप्ट किया उस टाइम पे। तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है, उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उस टाइम पे, क्योंकि ये बड़ी बात थी कि उसने हाँ कर दी थी। तो फिर अगर मतलब आप बेरोजगार ही मानूंगा मैं तो उस टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चीज़ होती है कि या तो फिर आप सरकारी नौकरी में होने चाहिए कहीं पे, प्राइवेट जॉब वालों को ऐसा कुछ होता नहीं। उसने ट्रस्ट दिखाया, उसने भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट दिखाने के बाद और उसके किस्मत से भी कुछ ना कुछ होता है। ये चीज़ें मैंने देखी है कि वाइफ की किस्मत से आपकी किस्मत बदलती है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि उसके किस्मत से कहीं ना कहीं मेरी किस्मत भी बदली है। मम्मी पापा का सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का ये सपोर्ट रहा है कि जैसे हम तो मतलब घर में कुछ इतने बड़े बैकग्राउंड से है नहीं कि फैमिली इतनी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं नौकरी करके पैसा घर भेजना पड़ता था। जब मैंने ये चीज़ें बोली है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पापा ने बोला कि अब हम पैसे तो नहीं भेज सकते हैं लेकिन हमें पैसे भी नहीं चाहिए, अगर कर सकता तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया। जब मैंने बिजनेस की बात बोली, बहुत सारे चैलेंजेस जब आए थे कि क्या करूँ या ना करूँ, तब उनका ये था कि अब जो भी है, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि करते रहे, जो करना है करो, हमसे जितना बनेगा हम वो चीज़ें करेंगे यहाँ से। तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मेरे जो अंकल हैं उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। उत्तराखंड जब मैं जाता था तो उत्तराखंड में जब हमने काम स्टार्ट किया तो पॉलिटिकली भी उनका सपोर्ट रहा है वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट में, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। मैं यहाँ से उत्तराखंड जाता था, फिर वहाँ पे वो अपनी गाड़ी दे देते थे कि गाड़ी लेके जा, ऐसे वो साइड पे जा रहे हैं और एज अ डायरेक्टर या फिर ऑनर बन के अगर साइड पे जा रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं जा सकते हैं गाड़ी बाइक से, तो वो अपनी गाड़ी दे देते थे। तो इन सब लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। और मेरे जो दोस्त लोग हैं कोकर खरना के, स्पेशली उन्होंने जो सपोर्ट मुझे किया, उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया है जब मैन पावर की आप बात कर रहे थे कि मैन पावर में क्या कैसे स्ट्रगल के टाइम पर, तो मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बोला कि हम लोग आएंगे, हम मटेरियल बनाएंगे, अब बताओ कैसे करना, कैसे बनाना है। तो मेरे साथ फैक्ट्री आते थे, जैसे मैं मटेरियल भी बनाता था तो वो लोग भी आते थे। बहुत सारा लेबर जैसा वर्क होता है, आपको गोनी उठा के ऊपर मशीन में डालनी है, बहुत सारे कुछ मोटर से मटेरियल ऊपर चढ़ाना है, आपकी गाड़ी आ गई है, अनलोड करना है, तो 25-25 किलो के बैग है, 50 किलो के बैग है, 200 किलो के ड्रम है,
तो हमने ये सब मिलके मेरे कोपर करने के जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है उस टाइम पे, तो मैं उन्हें भी कभी नहीं भूलता हूँ जी। तो इन अब लोगों ने भूलना भी बहुत नहीं सपोर्ट किया। नहीं बिल्कुल नहीं, जिन पूरे वक्त पे अगर किसी ने आपका साथ दिया है जी। तो आपको भूलना नहीं चाहिए कभी। आप वो भूल जाओगे तो फिर मतलब ही नहीं। सक्सेस आपको भूल जाएगी, ये चीजें हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। तो सर देखा दोस्तों, जैसा कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो जैसा सर ने कहा कि धन्यवाद अदा करते हैं अपनी फैमिली का, वाइफ का, जिन्होंने स्ट्रगलर होने के बावजूद इनके रिश्ते को स्वीकार किया, इनके माता पिता। और सर ने कहा था कि उनके पिता ने कहा था कि भले कुछ भी हो जाए, हमको हमारी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़े, लेकिन तुम जो है बिजनेस को कंटिन्यू करो। एक वो उनका था। उनके बाद उनके सभी साथी, युवा साथी हैं, और जो आज इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी आपके वही साथी हैं। उनका हाँ, ये मेरे बचपन के दोस्त ही बोल सकता हूँ, कोपर खेलना से ही है। तो हम लोग पहले से स्टार्ट में ही जब पढ़ाई भी चल रही थी या कोपर खेलना से सब लोग साथ में थे। तो उनको भी बोला, आपने बोला कि ऐसा ऐसे, तो किसी को तो उनका यही काम रहता है रिकॉर्डिंग, आगे भी सर। जी सर, आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। तो अंत में सर बस अंतिम सवाल मैं आपसे बस एक जानना चाहता हूँ कि हमारे इस हिंदुस्तान का युवा है जिसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है और कुछ अलग मुकाम हासिल करना है, अलग सपनों जो उन्होंने देखा है उसको हासिल करना है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सपने देखो। अगर आपने सपने देखना स्टार्ट कर दिया है और आपने कुछ एक मोटिव बना दिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे बिजनेस करना है, तो फिर आप पीछे मत हटो। और आप जब कर रहे हो तो फिर वो बिजनेस के पैसों को बिजनेस पे लगाओ। जैसे कि मैं देखता हूँ मैं ऐसे देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ जाता है, उस पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर देते या फिर खर्चे कर लेते हैं, अपने गाड़ी घोड़े के शौक पहले पूरे कर लेते। वो चीज़ पहले नहीं करनी है। आपको अपने सपनों पे अटूट रहना है कि हमें करना है, थोड़ी सी पढ़ाई उस पर करनी है कि हमें कैसे, और आपको मार्केट पढ़ना है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड के बारे में ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ की है, ऐसे ही हमने रेस्टोरेंट डाला है उत्तराखंड में, देहरादून में, तो हमें उसका कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था, डाल दिया है, तो कई जगह ऐसे फेल भी हुए हैं। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जिस फील्ड के बारे में अगर ज़्यादा पता आपको नहीं है तो फिर उस पर ना जाके जिसके बारे में आपको नॉलेज है उस पर ही जाए और पहले उसको करें। जब आप उसमें सक्सेस हो जाते हो तो उसके बाद फिर आप दूसरे बिजनेस के बारे में सोचें। और बिजनेस तो एक ही नहीं, वो तो 10 करना है, तो लेकिन एक पहले सक्सेस होना चाहिए। बोलते एक मदर प्लांट आपका होना चाहिए, तो उसके बलबूते पे आप और बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। बस आपको अच्छे सपने देखने हैं और राइट। जी। और कहते हैं मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, ये उन्हीं को मिलती है जो उन सपनों को पाने की जिद पर अड़े होते हैं। तो ऐसा ही सपना देकर उसी जिद के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ में केमिकल की इंडस्ट्री में इंफीरियर इंफ्रा केमिकल, उसका एक बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे डायरेक्टर इंफीरियर इंफ्रा केमिकल्स के हमारे आदरणीय संजू सजवान जी, और बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही जो कि प्रेरणावर्धक है, हमें मोटिवेट करती है कि हमें किस तरीके से अपने काम को आगे करना है। तो हमारे साथी हैं, आपका तहे दिल से आभार, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, और सर आपका बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से आपका ये जो इंटरव्यू है कई सारे लोगों को प्रेरणा देगा और उनके सपनों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह लगातार जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स में। थैंक यू।